है दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अंशु एकेडमी पर। और आज मैं आपको जो बीएड प्रथम सेमेस्टर का स्कूल मैनेजमेंट का विषय आपका उसके कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम कुछ प्रश्नों के बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं और आज हम कुछ और प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। इसमें है कि शैक्षिक संगठन के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक संगठन में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि इस पर अगर आपको टिप्पणी लिखनी है या फिर शॉर्ट में क्वेश्चन आए या फिर अति लघु उत्तरीय आए, लघु उत्तरीय आए, दीर्घ उत्तरीय आए, तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से। और ये वो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बार रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृपया करके इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सभी संगठनों के चाहे वे छोटे अथवा बड़े हों कुछ समान लक्षण होते हैं तथा सफल कार्यान्वित हेतु उनका साधारण सिद्धांतों पर आधारित होना होता है। संगठन के कुछ सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। देखिए, चाहे वो कोई भी संगठन ऐसा हो जो चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर वो मतलब चल रहा है लगातार तो उसमें कुछ समानताएं पाई जाएंगी। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहला इसमें है उद्देश्य की एकता। संगठन के उद्देश्य अथवा उद्देश्यों का स्पष्टतया निर्धारण तथा संबंधित व्यक्तियों को उसका स्पष्ट ज्ञान संगठन की सफलता के लिए अत्यावश्यक होता है। शैक्षिक संस्था जैसे जटिल संगठन के कई उद्देश्य होते हैं तथा इसका निर्धारण विचार पूर्वक किया जाना अपेक्षित होता है। तो इसमें उद्देश्य की एकता में कहा गया है आपका कि जो मतलब उद्देश्य है कंपनी का वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, और बेस्ट मतलब जो भी कंपनी खोली गई है उसमें जो व्यक्ति हों उसमें जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में उन लोगों को अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और वो सब आपसी समन्वय बनाकर रहें, ये किसी कंपनी की सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। कार्य एवं पदों का निर्णय। सामान्य शैक्षिक उद्देश्यों एवं विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात उनकी पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्यों एवं पदों का निर्णय किया जाना आवश्यक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रशासनिक होते हैं, शैक्षिक होते हैं और अर्ध शैक्षिक और प्रशासनिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि कार्य पदों का निर्णय। तो जैसे मान लीजिए किसी ने विद्यालय खोला है तो उसको पहले से ही मतलब निर्धारण करना है कि मतलब इसमें हमारे विद्यालय में क्या क्या कार्य हैं और कौन कौन से पद हैं। तो मतलब जो कार्य जिसके अनुसार है वो कार्य उन्हीं को दिए। जैसे प्रधानाचार्य का पद है तो प्रधानाचार्य में प्रधानाचार्य की योग्यता होनी चाहिए, तभी उसको वो पद दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कर्मचारी वर्ग हैं तो कर्मचारियों को कर्मचारी वाला मतलब जैसे मान लीजिए आपका बाबू हो गया तो उसको उसी संबंधित योग्यता होनी चाहिए जो एक बाबू में होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। कार्यों के निश्चित होने के उपरांत इन कार्यों को संपन्न करने हेतु आवश्यक पदों का निर्णय करना आवश्यक होता है। प्रशासन की समस्त उत्तरदायित्व विद्यालय प्रधान होता है और उसे इस कार्य के लिपिक वर्ग तथा शिक्षक वर्ग के कुछ सदस्यों से सहायता प्राप्त होता है। ठीक है, जो अभी मैंने पहले बताया ये इसमें भी वही कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा हमारा क्या कह रहा है। कार्यकारी प्रधान। प्रत्येक संगठन में एक कार्यकारी प्रधान होना आवश्यक है, अन्यथा संगठन की विभिन्न प्रवृत्तियां एवं विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों का समायोजन संभव नहीं है। यद्यपि संगठन के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों में विभाजित करने के लिए कई प्रयोग गत वर्षों से किए गए हैं परंतु वे असफल रहे। देखिए, जो हमारा विद्यालय है उसका प्रधान एक ही होना चाहिए। इसका मतलब है वो प्रधान कौन होता है, प्रबंधक होता है। मतलब कि अगर एक विद्यालय के चार प्रबंधक हो जाएंगे तो एक प्रबंधक कुछ और कहेगा, एक प्रबंधक कुछ और कहेगा, तो इससे उसमें एक रूपता नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी विद्यालय का जो प्रधान होता है वो उसका प्रबंधक होता है और वो जो कहेगा उसको करना है।
मतलब वो जो कहेगा उसको विद्यालय के समस्त कर्मचारी हों, शिक्षकगण हों, या फिर हमारे प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या प्राचार्य महोदय हों, उन मतलब वो जो कहेगा वो सबको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अधिकार और उत्तरदायित्व। संगठन के सदस्यों को कार्य का उत्तरदायित्व देने के साथ साथ उस कार्य को संपन्न करने हेतु आवश्यक अधिकार भी देना आवश्यक होता है। अधिकार का उपयोग सभी प्रकार के संगठनों में आवश्यक होता है, चाहे वो प्रजातंत्रात्मक हो अथवा एक तंत्रात्मक हो। इनमें वास्तविक अंतर अधिकार के स्रोत तथा उसकी उपयोग विधि में है। देखिए इसका मतलब क्या है, यदि बाबू को काम दिया गया है तो बाबू को जो काम दिया गया है वो काम उसी से करना है। ठीक है, जो बाबू जो काम मतलब बाबू का जो काम है वो वही काम करेगा। ठीक है, और शिक्षक का काम अगर मतलब पढ़ाना है तो वो पढ़ाएगा ही, उसके ऊपर मतलब किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मतलब शिक्षक को बाबू का काम दे दिया जाए या फिर बाबू को शिक्षक को मतलब जिसका जो काम है उसी को वही काम करवाना है। इससे जो है वो चाहे शिक्षक हो चाहे बाबू हो मतलब चाहे जो हो वो सब अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवा क्या कह रहा है। संगठन की कर्मचारियों संबंधी नीति। संगठन के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि उसके समस्त कर्मचारी अपने अपने कार्य में कुशल हों तथा उसे संपन्न करने का पूर्ण प्रयास करें। इसलिए संगठन की नीति के अंतर्गत योग्य व्यक्तियों का चयन, अनुभवहीन व्यक्तियों के प्रशिक्षण, अयोग्य व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति तथा कार्य संपादन हेतु उचित प्रोत्साहनों का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। क्या कहा गया है इसमें, जो संगठन का उद्देश्य होता है वो पूर्ति के लिए होता है, सबसे पहली बात तो ये है। और उसमें जो कर्मचारी हैं, अगर बाबू है तो बाबू को अपना काम मतलब बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बाबू का जो काम होता है मतलब लिपिक का काम होता है तो ये सारे काम में वो अनुभवहीन ना हो। अगर अनुभवहीन होगा तो इससे जो नीतियाँ बनाई गई वो फेल हो जाएंगी। ठीक है, तो और इसमें क्या कहा गया, अनुभवहीन जैसे मान लीजिए किसी बाबू को उसके कार्य का मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसको प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, मतलब उससे वो कार्य बार बार करवाना चाहिए। जब उसमें वो निपुण हो जाए तो उसके लिए नियुक्ति करना चाहिए। ठीक है, और जो अयोग्य व्यक्ति हो गए हैं उनको सेवानिवृत्त कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। संगठन के अंतर्गत अधिकार व्यवस्था। अधिकार की दृष्टि से संगठन का गठन अधिकार सोपान अर्थात विभिन्न स्तरीय अधिकारों के आधार पर किया जा सकता है। अधिकार सोपान के आधार पर गठित संगठन में सर्वोपरि अधिकार संपन्न व्यक्ति संगठन प्रधान होता है। संगठन के अधिकार का प्रयोग ऊपर से नीचे तक औपचारिक विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि प्रायः सब संगठनों में पाई जाती है। मतलब संगठन के अंतर अधिकार की व्यवस्था क्या कहा गया है, मतलब इसमें कहा गया है कि अधिकार की दृष्टि से जो संगठन है मतलब कहा गया है इसमें जो संगठन होता है उसमें अधिकार की जो व्यवस्था होती है वो विभिन्न स्तरीय अधिकारों पर होती है। मतलब शिक्षक का कार्य अलग होता है, बाबू का कार्य अलग होता है। तो मतलब शिक्षक का कार्य जो है वो शिक्षक करे और बाबू का कार्य जो है वो बाबू करे। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि गठित संगठन में सर्वोपरि अधिकार संपन्न व्यक्ति संगठन प्रधान होता है। मतलब कि जिसको जिस बारे में ज़्यादा नॉलेज है वो उसी का प्रधान होता है। ठीक है, और औपचारिक विधि जो मतलब विद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है उसी के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। नियोजन एवं निर्णय लेने संबंधी विधि का प्रावधान। मतलब प्रत्येक संगठन में प्रभावशाली नियोजन और निर्णय लेने की विधि का स्पष्ट प्रावधान होना आवश्यक है। नीति लक्ष्य कार्यक्रम सब नियोजन प्रक्रिया द्वारा निश्चित किए जाते हैं। यह निर्णय करना होता है कि कौन से उद्देश्य, लक्ष्य, नीति और कार्यक्रम संगठन के लिए निर्धारित किए जाएं। मतलब संगठन की जो प्रभावशाली नियोजन है उसका जो निर्णय होगा वो कोई एक ही व्यक्ति ले पाएगा। ठीक है, और उसका जो लक्ष्य है, उसकी जो नीति है, उसका जो कार्यक्रम है वो केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा निश्चित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। संगठन के अंतर्गत उसके कार्य एवं प्रक्रिया के मूल्यांकन का प्रावधान। किसी भी संगठन
की प्रगति के लिए उसका सामाजिक मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। मतलब कि जो कोई भी संगठन है तो उसको बढ़ावा देने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए सामाजिक मूल्यांकन मतलब कि समाज किस प्रकार से वह संगठन को चाह रहा है इसका जानकारी इसके बारे में जानकारी लेना आपको बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, कोई भी प्रवृत्ति बिना सामयिक मूल्यांकन के फल विहीन होता है। मतलब कि चाहे जो भी संगठन हो, अगर वो समय का उपयोग नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और अन्य समस्त सिद्धांतों की उपादेयता मूल्यांकन द्वारा ही सिद्ध होती है। ठीक है, मतलब जो भी सिद्धांत हैं उसका मूल्यांकन जो होता है वो उपादेयता के आधार पर सिद्ध होता है। ठीक है, मूल्यांकन का सिद्धांत स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं हो सकता है, बल्कि वह संगठन की संरचना के लिए सत्य होता है। ठीक है, और मूल्यांकन के आधार पर ही संगठन की नीति, उसके कार्यक्रम और प्रक्रिया एवं दुर्बलताओं का ज्ञान हो सकता है। मतलब कि जब हम किसी संगठन का मूल्यांकन करते हैं और उसके संगठन की नीति को देखते हैं तो उसी के अनुसार हमको पता चलता है कि कार्यक्रम में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो वो दुर्बल हैं या फिर अच्छी हैं, इसका ज्ञान हो सकता है। ठीक है, और उसके आधार पर उनमें आवश्यक परिवर्तन, मतलब अगर देख रहे हैं अगर उसमें कोई दुर्बलताएं हैं तो उसको जानने के बाद उसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, और संगठन की सफलता इस प्रकार बहुत कुछ मूल्यांकन पर निर्भर करती है, इसलिए संगठन के अंतर्गत सामयिक मूल्यांकन का प्रावधान किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक संगठन में अंतर क्या होता है। प्रबंधन जो होता है, प्रबंधन का कार्य स्टाफ को जो है निर्देशन एवं अभिप्रेरणा देना होता है। ठीक है, मतलब निर्देशित करता है और उसको मोटिवेट करता है। ठीक है, और संगठन संस्था के समस्त स्टाफ के बीच संबंधों को व्यक्त करता है। ठीक है, और प्रबंधन संस्था का हृदय होता है। ठीक है, और संगठन संस्था का शरीर होता है। ठीक है, और प्रबंधन क्रियात्मक भूमिका का निर्वहन करता है और संगठन प्रशासन एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, और प्रबंधन कर्मचारियों से प्रभावित होता है और संगठन विभागों के कार्यों में परस्पर संबंधों तथा संयोजनों से प्रभावित होता है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, प्रबंधन संगठन को सजीव एवं गतिशील बनाता है, बल्कि संगठन एक निर्जीव ढांचा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं शैक्षिक संगठन से आप क्या समझते हैं या फिर विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चाहे आपको शैक्षिक संगठन लिख के आ जाए चाहे विद्यालय संगठन लिख के आ जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। शैक्षिक संगठन का अर्थ उन शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण करने व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक प्रभावशाली संगठन की जरूरत है। इसके लिए एक उत्तम संरचना तैयार किया जाता है जिसे शैक्षिक संगठन कहा जाता है। इसमें मानवीय एवं भौतिक दोनों नियमों को निर्मित करके लागू किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, शैक्षिक संगठन का अर्थ जो है वो किसी भी उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली संगठन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उत्तम संरचना तैयार किया जाता है जिससे शैक्षिक संगठन कहा जाता है, और इसमें जो मानव के द्वारा क्रियाएं होती हैं और जो मानव के अलावा जो क्रियाएं होती है दोनों को निर्मित करके लागू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं जेबी सीयर्स के शब्दों में क्या कहा गया है। शैक्षिक संगठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न तत्वों का चयन एवं उनकी व्यवस्था इस प्रकार किया जाता है कि वह एक दूसरे रूप में होकर तर्कपूर्ण रीति से कार्यशील हो सकें। उसका संबंध प्रमुखतया ऐसी व्यवस्था करने से है जिससे शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवस्थित हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं विद्यालय प्रबंध तंत्र के प्रमुख कार्यों का वर्णन। योग्य व कुशल शिक्षकों की नियुक्ति, मतलब कि क्या कहा गया है इसमें, उस तरह के शिक्षक की नियुक्ति करना कि जो कि योग्य हो, जिनको अपने विषय के रूप जो वो विषय पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बारे में पूर्ण नॉलेज हो। ठीक है, और प्रधानाचार्य को योग्य, बुद्धिमान व नेतृत्व के गुण से पूर्ण होना चाहिए। मतलब प्रधानाचार्य वह होना चाहिए जो प्रधानाचार्य के गुणों के बारे में उसको नॉलेज हो और वह बुद्धिमान हो और नेतृत्व, मतलब कि वो अपने शिक्षकों
को मतलब कि आदेश प्रदान कर सके या निर्देश दे सके, ठीक है। और शिक्षा विभाग विद्यालय निरीक्षक तथा विद्यालय की परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। और विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं का ज्ञान रखना, मतलब विद्यालय में क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको ज्ञान मतलब उसको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। अधीनस्थों का मूल्यांकन कर उन्हें नियंत्रित करना, ठीक है। और विद्यालय को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दिलाना, मतलब जो भी आजकल विद्यालय हैं उनको अधिकतर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। और पुस्तकालय तथा वाचनालय की व्यवस्था करना, मतलब पुस्तकालय की भी व्यवस्था करना और वाचनालय की भी व्यवस्था करना, ठीक है। सरकार से आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान प्राप्त करना, ये भी मिलता है। और आय व्यय का हिसाब किताब रखना तथा उनके लेखा जोखा को सरकार को भेजना, मतलब कितनी फीस आ रही है और कितना हम विद्यालय के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में जो है वो जानकारी रखना और उसको सरकार को भी सेंड करना, ठीक है। 10वां क्या है, विद्यालय के लिए धन इकट्ठा करना व उसका सदुपयोग करना। विद्यालय के लिए धन इकट्ठा करने से तात्पर्य है कि वो उसका मतलब जो धन इकट्ठा हो रहा है उसको विद्यालय में ही लगाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रधानाचार्य अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, बाबू अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और विद्यालय भवन बनवाना, मतलब विद्यालय का जो भवन होता है उसको आज ढंग रूप से बनवाना, ठीक है। और विद्यालय की साज सज्जा सामग्री और शिक्षण सामग्री उपकरण तथा प्रयोगशाला की व्यवस्था करना, मतलब विद्यालय को पेंट करवा दीजिए, उसमें शिक्षण सामग्री ब्लैक बोर्ड ये सब हो गया, उपकरण हो गए जैसे कंप्यूटर लैब है और प्रयोगशाला मतलब जैसे केमिस्ट्री लैब हो गया, इन सब की व्यवस्था करना, ठीक है। फिजिक्स लैब हो गया आपका। और विद्यालय में शिक्षकों के लिए प्रोविडेंट फंड की आदि सुविधाएं भी प्रदान करना है, मतलब जो पीएफ आपका कटता है उसकी भी सुविधाएं करना आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। विद्यालय वातावरण को मतलब परिभाषित कीजिए। वातावरण व्याख्या के तत्वों पर प्रकाश डालिए, मतलब विद्यालय वातावरण का अर्थ क्या है देखते हैं। विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश होता है जो विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ रखने, बालकों को स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की आदतों के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। विद्यालय का वातावरण इस तरह होना चाहिए कि किसी भी बालक को मतलब स्वस्थ जीवन व्यतीत करना और आदतों का निर्माण करना सहायक सिद्ध हो, ठीक है। विद्यालयी वातावरण निर्माण करने में पास पड़ोस, भवन के आकार, खेल का मैदान, स्वच्छता, वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश आदि की व्यवस्था तथा फर्नीचर आदि महत्वपूर्ण भी प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे ये है कि भवन का आकार अच्छा होना चाहिए, खेल के मैदान भी होने चाहिए, वहाँ पर स्वच्छता होनी चाहिए, मतलब हवाएं भी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए और मिट्टियाँ जो हैं मतलब वहाँ भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। और क्लासेस के अंदर जो है वो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, खिड़कियाँ भी होनी चाहिए जिससे प्रकाश भी मिलता रहे। और फर्नीचर मतलब डेस्क बेंच जो होती हैं उससे भी बच्चे के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यदि भवन गंदे और अवांछनीय स्थान पर स्थित होंगे, उसमें प्रकाश एवं वायु की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, बैठने के लिए फर्नीचर, खेलकूद मनोरंजन के लिए साधनों का अभाव होगा, तो बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उसकी अधिगम प्रक्रिया का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, ठीक है। अतः विद्यालय प्रशासन को शैक्षिक वातावरण उच्च कोटि का निर्माण करने के लिए समुचित व्यवस्थाएं करना अत्यंत आवश्यक है। प्राइवेट स्कूल मतलब प्राइवेट जितने स्कूल कॉलेज हैं उसमें तो ये सारी मतलब विशेषताएं रहती ही हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी कॉलेज सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इन सब में ये सब सुविधाएं थोड़ा कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मतलब स्कूल कॉलेज बन रहे हैं सरकारी, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, मतलब सारी सुविधाओं को लाया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं वातावरण व्यवस्था के तत्व। वातावरण व्यवस्था के निम्न तत्व हैं, देखते हैं क्या। विद्यालय भवन की स्थिति। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय घनी आबादी से हटकर खुले स्थान पर हो तथा विद्यालय नगर की आबादी से इतना दूर न हो कि विद्यार्थियों को आने जाने में असुविधा हो। विद्यालय के निकट किसी भी प्रकार का शोरयुक्त वातावरण नहीं होना चाहिए, जैसे कल कारखाने, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि। मतलब विद्यालय भवन उस स्थान पर होना चाहिए कि मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग ना रहते हों और थोड़ा खुले स्थान में होना चाहिए। और जो नगर होता है
वो आबादी से इतना भी दूर ना हो कि बच्चों को जो वहाँ पर जाने में दिक्कतें आए, ठीक है। और विद्यालय के आसपास इस तरह माहौल ना हो कि वहाँ शोर हो रहा है, जैसे कारखाना, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण विद्यालय भवन का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थान प्राकृतिक सुंदर वातावरण से परिपूर्ण हो जिससे परिपूर्ण हो जिससे प्राकृतिक वातावरण युक्त विद्यालय भवन विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा आगंतुकों को सदैव आकर्षण का केंद्र बना रहे। मतलब विद्यालय का वातावरण कुछ इस प्रकार होना चाहिए, वहाँ सुंदरता होनी चाहिए और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए। अगर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो अधिगम की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा, ठीक है। और जो वहाँ का जो वहाँ के छात्र हैं, उनके जो आगंतुक रहेंगे, छात्र के जो माता पिता अभिभावक रहेंगे, वो उनको भी अच्छा लगना चाहिए फिर, ताकि इससे कॉलेज का स्तर बढ़ता है और सभी लोग चाहेंगे कि हम वहीं अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, ठीक है। विद्यालय भवन का धरातल। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसका धरातल ऊंचा हो, जिससे वर्षा के दिनों में विद्यालय भवन के आसपास जलभराव न हो सके, अन्यथा विषैले कीटाणुओं का भय रहता है, जिससे शिक्षक व शिक्षार्थियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विद्यालय भवन की ऐसा नहीं है कि आप किसी नदी के किनारे स्कूल कॉलेज का निर्माण कर दे रहे हैं और जब बाढ़ आ रहा है तो उसमें पानी भर रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे तरफ एक विद्यालय ऐसा है जो नदी के तरफ बना हुआ है, और जब वहाँ बाढ़ आती है तो आधा विद्यालय जो है वो पानी में डूब जाता है। तो इस तरह का विद्यालय का धरातल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और आगे। विद्यालय भवन की दिशा। देखिए, विद्यालय भवन का निर्माण करते समय यह अत्यंत महत्वपूर्ण संप्रत्यय है कि विद्यालय भवन दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो सर्वोत्तम है। इससे शीतकाल में विद्यार्थियों को धूप सीधी उपलब्ध हो सकेगी तथा ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा भवन में प्रवेश नहीं कर सकेगा, और ग्रीष्म काल में तेज चलने वाली हवाओं का प्रभाव कक्षा कक्ष में नहीं पड़ेगा। विद्यालय भवन की जो दिशा होती है वो अधिकतर, अगर दक्षिण पूर्वी दिशा में विद्यालय की दिशा है तो वो सर्वोत्तम होता है, जिससे जो हमारी ठंडी है, ठंडी में विद्यार्थियों को जो है वो धूप आसानी से उपलब्ध हो सकेगी, और ग्रीष्म काल गर्मी के समय में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सीधे भवन पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और गर्मी में जो तेज़ हवाएं चलती हैं उसका भी प्रभाव उसकी जो हवाएं हैं उसका भी प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। पांचवा क्या है हमारा, मिट्टी की प्रकृति का चयन। देखते हैं क्या कह रहा है। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय मिट्टी के चयन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय भवन का निर्माण के लिए रेतीली मिट्टी अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें वर्षा में जल नहीं ठहरता है या बालू, कंकड़ तथा खड़िया से युक्त होती है, अतः इससे बने भवनों में सीलन आने का भय नहीं रहता। देखिए क्या कहा गया है। विद्यालय भवन का निर्माण करते हुए जो रेतीली मिट्टी अधिक उपयोगी इसलिए होती है क्योंकि मान लीजिए आपका प्लेग्राउंड है, अगर वहाँ पर पानी भी बरस गया तो वहाँ पर फिसलन नहीं होगी, जिससे बच्चे वहाँ पर आसानी से खेल सकेंगे, ठीक है। और वहाँ पर पानी भरा, अगर मिट्टी जो है आपकी रेतीली है तो पानी सब सोख लेगा, ठीक है। और इससे जो भवन भी बने रहते हैं उसमें सीलन की संभावनाएं जो होती हैं वो बहुत ही कम रहती हैं, ठीक है। भूमिगत जल। विद्यालय भवन के निर्माण के लिए स्थान का चयन करते समय ऐसी भूमि का चुनाव करना है जहां भूमिगत जल का स्तर अधिक नीचा ना हो तथा शीतल एवं मीठा हो। विद्यालय भूमि का चुनाव करते समय वहां के जल का निरीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए, जिससे यह पता लग सके कि जल फ्लोराइड रहित है या नहीं। यदि जल फ्लोराइड रहित होगा तो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा विद्यार्थियों का स्वास्थ्य खराब और उसमें विभिन्न रोग उत्पन्न होंगे। इसके बारे में क्या कहा गया है कि जब भी आप कहीं विद्यालय बनवाएं तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो वहाँ पानी का स्तर वो बहुत नीचा ना हो, ताकि हम आसानी से जल प्राप्त कर सकें, और मीठा एवं अच्छा जल होना चाहिए, शीतल जल होना चाहिए, ठीक है।
तो इसके बारे में हमको पहले से ही मतलब जानकारी कर लेनी है, ठीक है। और हमें ये भी पता कर लेना है कि उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है या कम है। अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी तो बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, और फ्लोराइड की मात्रा कम होगी तो उससे रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उससे रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अन्य में क्या कहा गया है आपका देखते हैं। यथासंभव विद्यालय भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां प्राकृतिक प्रकाश, शुद्ध हवा, आवागमन, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था हो सके। मतलब अन्यथा शिक्षक शिक्षार्थियों को अध्ययन एवं अध्यापन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान समय में विद्यालय भवन एक व्यापक एवं जटिल संप्रत्यय है। इसके अंतर्गत विद्यालय की स्थिति, विद्यालय भवन, खेल मैदान, शैक्षिक उपकरण, पेयजल, शौचालय, साज सज्जा तथा फर्नीचर आदि की व्यवस्था आती है। इसके लिए उपर्युक्त स्थान, स्थिति, भूमि तथा वातावरण आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय भवन का निर्माण के लिए भवन योजना अति आवश्यक होती है। अतः यह आवश्यक है कि विद्यालय भवन निर्माण करने से पहले उसका मास्टर प्लान अवश्य किसी योग्य अभियंता के द्वारा स्वीकृत करा लेना चाहिए। मतलब विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है वो किसी इंजीनियर के द्वारा स्वीकृत कराना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बारे में मतलब इतना समझा दिए हैं, इसको आप रिवीजन करते रहिएगा ताकि आने वाली आगामी परीक्षाओं में जो आपकी मतलब पहला पेपर 12 तारीख को शायद है, उसके बाद 14 को है, उसके बाद शायद 16 को, इसके बाद 22 तारीख को है, ठीक है। तो ये उसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और अब मतलब दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियोस अब आएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।